Hello and welcome all. I am Neetu Gupta from NLS Bangalore. I am here to deliver a lecture on Indian Contract Act 1872. In my previous session, I was discussing about free consent. That free consent is an essential element of contract to form a contract. So if contract is free consent, there is no free consent in a contract, then that contract is voidable contract. We have discussed coercion under section 16, undue influence under coercion under section 15, undue influence under section 16. Now we are going to discuss fraud that is given under section 17. Is it clear? Section 17. So we can say how fraud can affect the consent. How fraud can affect the consent. See, if we talk theoretically, parties enters into a contract if they like the contract. ठीक है, अगर दोनों की पसंद का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने कहा आई वांट टू सेल सच एंड सच थिंग, आपने कहा क्यों, ओके आई एम एग्री टू परचेज सच एंड सच थिंग फॉर सच एंड सच अमाउंट. इज इट क्लियर? सो दोनों पार्टीज़ को ये कॉन्ट्रैक्ट सही लगा तभी उन्होंने येस की है. इज इट क्लियर? बट कई बार क्या होता है कि वन पार्टी इज़ मोर ईगर फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर इज़ लेस. ये एक पार्टी ज़्यादा eagerly he or she wants to enter a contract, but other doesn't want to. So now process of agreement is started. Then the party which is more interested, जो पार्टी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, वो दूसरी पार्टी को कन्विंस करती है और यू कैन से इन्फ्लुएंस करती है. जब वो इन्फ्लुएंस कर रही है दूसरी पार्टी को, इन सच केस वी कैन से कॉन्सेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड. consent is caused by fraud. Now if you look at section 17 of Indian Contract Act, तो डेफिनेशन है वो फ्रॉड की. डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड इज़ इंक्लूसिव एंड एक्सप्लेनेटरी. जो डेफिनेशन है वो क्या है? इंक्लूसिव एंड एक्सप्लेनेटरी. हाउ यू कैन से सच की डेफिनेशन इंक्लूसिव और एक्सप्लेनेटरी है. सो इफ़ यू लुक एट फर्स्ट लाइन ऑफ द डेफिनेशन, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. इज इट क्लियर? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स. इज इट क्लियर? सो जो फ्रॉड की डेफिनेशन है, इट कैन नॉट गिवन प्रिसाइसली. बहुत केसेस होते हैं फ्रॉड के. आप एक उस जो इतना वास्ट है फ्रॉड, उसकी आप प्रिसाइज डेफिनेशन कैसे दे सकते हो? अब डेफिनेशन इसकी प्रिसाइज नहीं है. सो द टर्म फ्रॉड हैज़ टू बी एग्जामिन्ड थ्रू सम अदर सोर्सेस. ठीक है, कुछ और सोर्सेज हमें एग्जामिन करना पड़ेगा. तो बेस्ट सोर्स क्या है? फ्रॉम सम एक्सप्लेनेशंस दैट आर गिवन बाय आर जजेस, एंड मोस्ट फेमस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय जस्टिस हर्शेल इन केस ऑफ डेरी वर्सेस पीक. डेरी DERRY वर्सेस पीक. Is it clear? Derry versus Peak. DERRY versus PEEK. Derry versus Peak. Now इस केस में क्या था? स्टीम इंजन हैज़ बीन इन्वेंटेड. स्टीम इंजन इन्वेंट हुई थी विच वॉज यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. इज इट क्लियर? बोट्स हैं that were converted into steamers. Handlooms were converted into power look, and the same thing was done in the case of transport also. Now in this case, one company advertised that they shall run tramways. ठीक है, वो tramways run करेंगे, and they said that tramway services shall be run by steam engines. लोगों ने क्या किया? शेयर परचेज कर लिए इंक्लूडिंग डेयरी के. इज़ इट क्लियर? इंक्लूडिंग डेयरी. बट कंपनी को लाइसेंस अभी नहीं मिला था, सो दे वर नॉट एबल टू रन. बट उन्हें लाइसेंस नहीं मिला था, लेकिन वो इस यू कैन से उन्हें ये था कि दे विल गेट
ऑनेस्टली दे वर बिलीविंग दैट द परमिशन विल बी ग्रांटेड टू देम एज की, क्योंकि ऑर्डिनरी केसेस में परमिशन मिल जाती थी तो उन्होंने सोचा कि अभी तक नहीं मिला लाइसेंस, बट वो ऑनेस्टली डायरेक्टर्स उस कंपनी के ये बिलीव कर रहे थे कि भाई उन्हें भी परमिशन मिल जाएगी क्योंकि ऑर्डिनरी में मिल जाता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, बोर्ड ने उनको परमिशन रिफ्यूज़ कर दी, उनको परमिशन नहीं मिली तो कंपनी परमिशन नहीं मिली तो कंपनी हैड टू वाउंड अप। सो अब डायरेक्टर्स को स्यू किया गया फ्रॉड के लिए कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बट लेकिन एंड में ये हेल्ड हुआ था कि दे हैड नो इंटेंशन टू डिसीव, बिकॉज दे ऑनेस्टली वो यही बिलीव कर रहे थे कि हमें परमिशन मिल जाएगी। इसलिए सो इशू इस केस में क्या आया था, वेदर देयर वाज फ्रॉड बाय कंपनी इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आई एम रिपीटिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस। स्टीम इंजन इन्वेंट हुई थी जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही थी, बोट्स है स्टीमर्स में कन्वर्ट होने थे, हैंडलूम्स है पावर लुक्स में कन्वर्ट होने थे एक्सेट्रा। सो एक कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया कि दे शैल रन दी ट्रामवेज एंड दे सेड दैट ट्रामवेज शैल बी रन बाय स्टीम इंजन्स इंस्टेड ऑफ एनिमल पावर, दे शैल बी रन बाय स्टीम इंजन। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने शेयर्स परचेज़ किए इंक्लूडिंग डेयरी, बट उस कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला था, बट ऑनेस्टली दे आर बिलीविंग दैट दे विल गेट दी लाइसेंस, क्योंकि ऑर्डिनरी केसेस में लाइसेंस मिल जाता है, बट बोर्ड रिफ्यूज़ टू गिव देम दी लाइसेंस। तो अब लोग क्या कि जिन्होंने शेयर्स परचेज़ किए थे वो कंपनसेशन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने फ्रॉड कमिट किया। सो इस केस में इशू क्या आया था, क्या वो वाकई में उस कंपनी ने फ्रॉड कमिट किया या नहीं किया है, फ्रॉड कमिट किया या नहीं किया, क्योंकि ऑनेस्टली तो वो यही बिलीव कर रहे थे कि भाई हमें लाइसेंस मिल जाएगा। सो देखो अब इससे कि उन्हें लाइसेंस ये फ्रॉड उन्होंने कमिट किया या नहीं, फर्स्ट वी लुक कि फ्रॉड है क्या, फ्रॉड में कंडीशंस क्या होती हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसी केस में जो हेल्ड हुआ था उसमें ये कहा कि फ्रॉड क्या है, फ्रॉड वन ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव मेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियल फैक्ट्स, कि एक पार्टी ने कोई मटीरियल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट किया है। सेकंड कि उन्हीं मटीरियल फैक्ट्स के रिप्रेजेंटेशन पे पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है, ऑन द फेथ एंड रिलायंस ऑफ विच द अदर पार्टी मस्ट हैव एग्रीड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड मस्ट टर्न आउट टू बी रॉन्ग, जो उसने फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए हैं वो रॉन्ग होने चाहिए, मीन्स देयर मस्ट बी मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट यू कैन से एसेंस ऑफ फ्रॉड इज दैट misrepresentation of facts must have been made with intention to deceive, made with intention to deceive. Is it clear? So पहला क्या है, पार्टीज़ ने कोई रिप्रेजेंटेशन की है मटीरियल फैक्ट्स की, उसी रिप्रेजेंटेशन पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, वो फैक्ट्स जो उसने रिप्रेजेंट की है दैट आर टर्न टू बी रॉन्ग, एंड वो उन्हें किस वजह से गलत बताए हैं फैक्ट्स, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी डिसीव करने की, चीट करने की। लास्ट क्या है, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस और डैमेज इन द ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर? ये कंडीशंस क्लियर हो गई आपको? सो इन द केस वी वर डिस्कसिंग डेयरी वर्सेस पीक। अब इस केस में क्या है आपका, मैंने आपको जो फैक्ट्स बताए थे, अब इन कंडीशंस के ऊपर आप मुझे ये बताओ कि वेदर दे फ्रॉड वाज कमिटेड बाय द कंपनी और नॉट। चलो ये कंडीशंस के साथ जस्टिस हर्शेल जो इस केस में जज थे, उन्होंने फर्दर ये भी ऐड किया था कि होल कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड एज एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी समराइज्ड इन वन सेंटेंस। Justice Herschel further added that whole concept of fraud as explained above can be summarized in one sentence, that is, fraud is a two-pillar structure. Fraud is a two-pillar structure consisting of misrepresentation of material facts and done with intention to deceive. Is it clear? So दोनों फैक्ट्स होने चाहिए जब भी कोई केस हो आपका, misrepresentation of material facts and done with intention to deceive.
सो ये जो डेफिनेशन है ये सेम डेफिनेशन आपको कहाँ पे दी गई है, पहले इस केस लॉ में आई, उसके बाद डेफिनेशन हमारे सेक्शन 17 फ्रॉड में भी यही सेम डेफिनेशन दी है। सो इन द अबव केस डेरी वर्सेस पीक में ये कहा उन्होंने कि कंपनी हैज़ नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड, ठीक है। उन्होंने नो डाउट मिसरिप्रेजेंटेशन किया था मटीरियल फैक्ट्स का, बट दे हैव नो इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। इज इट क्लियर? देखियो, अगर आपके पास कोई भी केस आ जाए, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी स्पेशली इन केस ऑफ जुडिशरी अगर आपको कोई भी केस आता है आपके सामने, तो उस केस में क्या है कि यू हैव टू लुक कि पहले तो लॉ कौन सा है, ठीक है। यू हैव टू लुक, हमारे NLS में प्रोफेसर NL मित्रा थे, प्रोफेसर NL मित्रा, ही वॉज अ रिमार्केबल टीचर, वेरी गुड टीचर। तो उन्होंने हमें क्या बताया था कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर आगे जाके आप एडवोकेट बनोगे, आपके पास कोई केस आ गया, सो पहले उस केस को स्टडी करने के लिए यू मस्ट लुक कि फैक्ट्स क्या हैं, उसके अच्छे से देखो कि फैक्ट्स क्या हैं, सर्कमस्टांसिस क्या हैं, कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। फिर लॉ पता लगे उसकी कौन सी प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रही है उस पर। जब भी कोई प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी, जो भी प्रोविज़न आपकी एप्लीकेबल होगी उस पर, देन यू लुक कि उसके सारे जो उसकी सारी एसेंशियल कंडीशन है उस प्रोविज़न की क्या एप्लीकेबल है। अगर एक भी कंडीशन मिस है, इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ऑल्सो मिस्ड, इट मीन्स दैट प्रोविज़न इज़ नॉट एप्लीकेबल टू योर केस। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड ही टोल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेशली इन जुडिशरी। इज इट क्लियर? सो फॉर दैट ही टोल्ड अस कि भाई पहले फैक्ट्स देखो, फैक्ट्स क्या है, उसको पॉइंट्स में आप फैक्ट्स लिख लो, पॉइंट्स में लिख लो, पहला ये फैक्ट, दूसरा ये फैक्ट है, तीसरा ये फैक्ट है, ठीक है। देन ये सेट कि देखो लॉ कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, राइट दैट लॉ, दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल, दिस प्रोविजन इज़ एप्लीकेबल ऑफ दिस लॉ। देन यू से कि एसेंशियल कंडीशंस, उस प्रोविजन की एसेंशियल कंडीशंस का यू कैन नोट डाउन, फर्स्ट एसेंशियल कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देन ये टोल्ड अस कि सी अब आपके जो फैक्ट्स हैं क्या उससे वो सारी कंडीशंस मैच कर रही है, अगर कर रही हैं देन you can solve the problem easily. Is it clear? So let us look at section 17 now. What section 17 says? There must be misrepresentation of material facts. So one party is suggesting a fact positively to the other person whether he knows to be, जो which he knows to be not true, ठीक है। वो किसी दूसरी पार्टी को पॉजिटिवली वो फैक्ट्स बता रहा है जो ही हिमसेल्फ नोज दैट दीज सच फैक्ट्स आर नॉट ट्रू, विच इज़ ही नोज दैट ही इज़ मिसरिप्रेजेंटिंग अदर पार्टी। इज इट क्लियर? वो फिर कंसील, दूसरे सेकेंड एसेंशियल यू कैन से कि ही इज़ कंसीलिंग सच फैक्ट, वो पार्टी जो मिसरिप्रेजेंट कर रहा है वो कुछ फैक्ट से छुपा रहा है पर्सन से, और उसको खुद को पता है कि वो छुपा रहा है। थर्ड, फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है। फॉल्स प्रॉमिस मीन कि प्रॉमिस वो कर रहा है जो उसे पता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू परफॉर्म सच प्रॉमिस, दिस प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। लास्ट है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव। इज इट क्लियर? सो दिस वर द कंडीशंस अंडर सेक्शन 17. Now if you look at the explanation of section 17, it says, it talks about mere silence, that where mere silence is fraud or not. It says mere silence is not a fraud. What section 17 provides? Section 17 provides that mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them. It is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is itself equivalent to speech. Is it clear? So I'll explain you this. So now question arises, can silence amounts to fraud? Can silence amounts to fraud? साइलेंस, अभी मैंने आपको बताया जब एक्सप्लेनेशन रीड की है कि नॉर्मली साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड,
does not amount to fraud because person keeping silent is neither positively telling anything nor actively concealing. जो हमारी अब सेक्शन 17 में हमने एसेंशियल कंडीशंस देखी थी, वो ना ही तो कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ मटेरियल फैक्ट्स का, ना ही उनसे कुछ छुपा रहा है, ना ही वो कोई फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है. ठीक है, ये तीनों कंडीशंस हैं वो नहीं कर रहा है, इसीलिए साइलेंस है डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. और फ्रॉड के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फैक्ट है, बट ऐसा नहीं है. जब बंदा जो पर्सन बिल्कुल साइलेंट है, हु इज़ साइलेंट, ही इज़ नॉट मेकिंग एनी fraud. Person who is silent, he has made no representation. अगर representation ही नहीं है, there is no fraud. Is it clear? Now for example, if I want to sell my car और मुझे पता है इस कार में कुछ डिफेक्ट है, I say nothing to you about the defect of the car. This is not fraud. I have not committed any fraud. Is it clear? कंपनी का केस लेते हैं. डायरेक्टर है कंपनी का, उसके पास इंफॉर्मेशन है, ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन कि शेयर्स की वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ शेयर इज़ लाइकली टू गो अप. ही हैज़ सम इंफॉर्मेशन कि हो सकता है शेयर्स की वैल्यू थोड़ी ऊपर चली जाए, बट ही इज़ नॉट अंडर एनी ड्यूटी टू एक्सप्लेन. ही इज़ अंडर नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट टू अ शेयर होल्डर हुज शेयर्स ही परचेज्ड. Two persons they entered into a contract. One party has some information of a change in price which would affect other party's willingness to proceed with the contract. Party is not bound to inform the other party. Is it clear? So you can say कि there is a principle known as caveat emptor. Is a caveat emptor, which means let the buyer beware. Please note down this caveat emptor. This is again a legal term. This means let the buyer beware. ठीक है, तो इट मीन्स कि खरीदने वाला खुद जिम्मेवार होगा. खुद उसको देखना है कि ये कोई इसने जो वो खरीद रहा है कि वो गुड्स सही है या नहीं है, ठीक है या नहीं है. इज़ इट फाइन? So caveat emptor means let the buyer beware. Again I am reading explanation to section 17. Mere silence as to fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud. इतना क्लियर हो गया. एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए. नेक्स्ट, अनलेस द सर्कमस्टांसिस ऑफ केस आर सच दैट रिगार्ड बीइंग हैड टू देम इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, और अनलेस हिज साइलेंस इज इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक. ओके, सो हाफ ऑफ द पोर्शन वी हैव डन. अब हम करेंगे जहाँ पे अभी हमने कहा है कि मियर साइलेंस इट इज़ नॉट अ फ्रॉड, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे किसी पर्सन की ड्यूटी है बोलने की, वो नहीं बोल रहा, वो वहाँ पे साइलेंट रह रहा है, देन इट मीन्स इट सेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. इज इट क्लियर? So you can say
इफ़ साइलेंस रिप्रेजेंट्स, ये जो सेकंड पोर्शन है वो एक्सप्लेन कर रही मैं आपको. If silence represents material facts by conduct or in some other manner, then under clause 4, जो section 17 की clause 4 थी, any other act fitted to deceive, it may amount to fraud which happens in two situations. और वो situations क्या है आपकी? First situation is when keeping silence amounts to speaking, कि एक आपकी चुप्पी ही सब कुछ बोल रही है, which is a case when an inquiry is made by the other party about the material facts and silence in response to inquiry would amount to the positive answer, then it amounts to fraud if done with intention to deceive. Is it clear? For example, if I say, if you not deny, I shall assume that horse is sound. So if I say nothing, then it means my silence is equivalent to speech. Is it clear? सेकेंड थिंग इज़, फर्स्ट क्लियर है आपको, जहाँ पे साइलेंस इज़ अ फ्रॉड, कि जहाँ पे आप कुछ इंक्वायर कर रहे हो बट सामने वाली पार्टी नहीं कुछ बोल रही है, उसका मतलब वो पॉजिटिव आंसर एंड इट अमाउंट्स टू फ्रॉड इफ़ इट इज़ डन विद इंटेंशन टू डिसीव. सेकेंड कहाँ पे साइलेंस आपका फ्रॉड होगा? वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक अंडर लॉ, देन कीपिंग साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड विद इंटेंशन टू डिसीव. इज इट क्लियर? When there is a duty to speak under the law, then keeping silence may amount to fraud with intention to deceive. For example, आपकी ड्यूटी है कि if you have there is a duty to speak in contracts, okay, there is a duty to speak in contracts and disclose information when contract between the parties are relating by fiduciary relationship. ठीक है, जहाँ पे आप उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो वेयर योर रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है बोलने की, वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की ड्यूटी बनती है, विच रिक्वायर्स पार्टी टू गिव वॉलंटरली इंफॉर्मेशन एंड इफ साइलेंस इज़ केप्ट ऑन दोज आइटम्स विद इंटेंशन टू डिसीव, सच साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड. इज इट क्लियर? सेकेंड केस वेयर देयर इज़ अ ड्यूटी टू स्पीक एंड कीपिंग साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड इज़ स्टैचुटरी लॉज के अंडर है. ठीक है, ये जो है स्टैचुटरी लॉज के अंडर है. देयर इज़ अ मेजर ड्यूटी अंडर स्टैचुटरी लॉज टू डिस्क्लोज इट, वेयर नॉन डिस्क्लोजर एंड साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड. फॉर एग्जाम्पल, अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपका वही है सेलर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का. So seller of immovable property, he is legally required to disclose all defects known to him. जो भी उसे डिफेक्ट्स पता है उसे सब to disclose all the defects which he knows himself, which other party cannot discovered by ordinary means. कि मीन्स बाय ऑर्डनरी अगर उसने इंस्पेक्शन किया है प्रॉपर्टी की, वो नहीं डिस्क्लोज कर, नहीं उसे पता लगा रहा, तो वहाँ पे सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की ड्यूटी बनती है कि उसे सारे डिफेक्ट्स डिस्क्लोज करें. ठीक है, सो इन सच सिचुएशन साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड इफ सच डिस्क्लोजर इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज. और एग्जाम्पल ले लो, अंडर इंश्योरेंस एक्ट, पर्सन हु इज टेकिंग अ पॉलिसी, he is required under law to voluntarily disclose all the facts which increase the risk against which the insurance is taken. If not done, silence here would amount to fraud and policy is void. Is it clear? नाउ देर इज़ वन एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 19. वहाँ पे क्या है कि अगर पर्सन है फ्रॉड पे रिलाई नहीं कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन पे रिलाई नहीं कर रहा है, और यू कैन से इफ़ अ पार्टी विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस कैन फाइंड आउट द ट्रूथ, देन देर इज़ नो फ्रॉड.
सो वी हैव डिस्कस द टॉपिक फ्रॉड, इसेंशियल्स क्या है फ्रॉड के, देन वी हैव डिस्कस वेदर मेयर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड और नॉट, देन वी हैव डिस्कस द एक्सेप्शन ऑल्सो. So hope you like my lecture, and in the next session we are going to discuss misrepresentation. Thank you.